Hi friends, this is a part 2 of gametogenesis. This is 12th NCERT biology book chapter number 3, the point number 3.3. We are discussing now part 2 oogenesis. We have discussed part 1 spermatogenesis in a previous video. Now we will discuss about the part 2 of this gametogenesis, that is oogenesis. So let us see what is oogenesis. This is the second part of the gametogenesis that deals with the oogenesis. But before going to see the oogenesis, just see that in the animal world there are two types of reproduction that we see. The first type of reproduction is called as a asexual reproduction. Another type of reproduction is called as a sexual reproduction. Now, see here, you will find that the word sex. What do you mean by sex? Meaning of sex is mixing of a gene. What is the meaning of sex? Sex means mixing of genes. Now, asexual means what? Here there will be no mixing of a genes. जहाँ यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी प्रकार का मिक्सिंग ऑफ जीन्स नहीं होता है। जैसा कि हमने देखा कि बैक्टीरिया बहुत सारे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। अगर उनका जो भी कोई कॉम्प्लीमेंट है, सपोज उनका अगर क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट 2n है, n भी हो सकता है, जो भी क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है वो ये डिवाइड हो जाता है। और ये डिवीजन जो है वो सिंपली कैसा होता है, माइटोसिस होता है। और जो माइटोसिस से जो डिवीजन होके जो सेल्स, डॉटर सेल्स जो तैयार होते हैं, ये डॉटर सेल्स जो है इनका जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है वो जो के त्यों रहता है, सेम रहता है। मतलब यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का मिक्सिंग ऑफ जीन्स नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम asexual reproduction. नो मिक्सिंग ऑफ जीन्स। सिंपली ये क्या हो रहा है, जितने भी उनके जीन्स है, जितना भी डीएनए है वो डिवाइड हो रहा है और ये डिवाइड होके इक्वली दोनों में सेम टू सेम बांटा जा रहा है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का मिक्सिंग ऑफ जीन्स नहीं होता है। अब सेम आप इसमें ले लीजिए, इन केस ऑफ दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक खास बात है कि जो सेल होता है ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसका अगर क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट देखिए आप तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसके अंदर 2 कॉपीज होती है। अब ये 2 कॉपीज आप बोलेंगे कहाँ से आई, तो ये जब बना, जब एक कॉम्प्लीमेंट जो है उसके मदर ने दिया, एक कॉम्प्लीमेंट उसके फादर ने दिया, तो ये दोनों मिला के ये बना। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो मदर सेल है इसको बोलेंगे हम मदर सेल। यहाँ आप अपने बुक्स में अलग अलग नाम दिए हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी बोलते हैं या प्राइमरी जर्म सेल्स भी बोलते हैं। तो ये हो गए जर्म सेल्स। अब ये जर्म सेल्स जो है ये दे अंडरगो मियोसिस। कोई कोई बुक में या कोई कहीं कहीं आप वीडियो देखेंगे उसमें मायोसिस बोलते हैं इसको, हम मियोसिस बोलेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलिए आप, मियोसिस बोलो या मायोसिस बोलो। जब ये मदर सेल दैट अंडरगोज अ मियोसिस, इट विल फॉर्म, आपको पता है जब भी मियोसिस होता है तो क्या होता है, 4 सेल्स तैयार होती है। अब ये जो सेल्स है इनका जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है वो सब का क्या हो जाएगा, हार्विंग ऑफ क्रोमोसोम। ये मियोसिस कभी भी क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होती है।
तो यहाँ पे ये 4 सेल्स तैयार हो गए रिडक्शन रीजन से, जिनका क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट अपने मदर सेल से आधा आधा है। तो आप यहाँ पे समझ लिए। अब यहाँ पे मियोसिस की और एक खास बात ये है कि जब भी मियोसिस होता है तो मियोसिस होते टाइम या जब भी मियोसिस होता है तो मियोसिस में खास बात ये होती है कि ये क्रॉसिंग ओवर जिसको बोलते हैं। अब ये क्रॉसिंग ओवर जो है, ये क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है कि जो भी ये माता और पिता ने जो भी क्रोमोसोम्स दिए हैं, दो दो कॉपीज दिए हैं, ये दो कॉपीज के अंदर जो क्रोमोसोम का जो सिगमेंट्स है वो एक्सचेंज होता है। तो क्रोमोसोमल सिगमेंट एक्सचेंज ये होता है क्रॉसओवर के टाइम। जब भी कभी मियोसिस होता है तब तब ये क्रोमोसोमल सेगमेंट एक्सचेंज होता है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस मीन्स दैट इट इज अ मिक्सिंग ऑफ जीन्स। कौन से मिक्सिंग ऑफ जीन्स किसके अंदर? तो इनके जो माता पिता हैं, इनके जो माता पिता के जो जीन्स है वो मिक्स होके जो जो रिजल्टेंट जो गमीट तैयार होता है, ये गमीट्स तैयार होते हैं। और ये गैमेट्स जो होते हैं वो यूनिक रहते हैं, मतलब जेनेटिकली ये सब क्या है, यूनिक होते हैं। इस प्रकार मिक्सिंग ऑफ जीन्स दैट टेक्स प्लेस इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये इम्पोर्टेंस है। हमने देखा कि जब मिक्सिंग होता है, जब भी नया ये जो यूनिक प्रकार के जो गैमेट्स तैयार होते हैं, ये यूनिक प्रकार के गैमेट्स एक यूनिक इंडिविजुअल को तैयार करते हैं। इसलिए कोई भी बच्चा अपने पूरी तरह से अपने माँ बाप के जैसा नहीं होता है, उसके अंदर में वेरिएशंस आते हैं। तो ऐसे ही वेरिएशन हर एक ऑर्गेनिज्म में आते हैं जब भी कभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और ये जो वेरिएशंस है, दीज आर नथिंग बट द टूल्स ऑफ इवोल्यूशन। हमने हमने इवोल्यूशन में भी देखा कि ये जो वेरिएशंस है ये पॉजिटिव भी रहते हैं, निगेटिव भी रहते हैं। पर पॉजिटिव जब रहते हैं तो ये दीज आर दे आर फिट फॉर सर्वाइवल। और फिर ये ऐसे इस प्रकार जो इवोल्यूशन होता है, फिट इंडिविजुअल्स तैयार होते हैं। सो दिस इज द background of gametogenesis. Now we will see the how this actual gametogenesis takes place. Now we will see that where this happens. See, हमने पहले भी देखा था कि पहले की स्लाइड में भी देखा था हमने कि जो ये जो बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो आप, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो दो प्रकार के सेल्स में, दो प्रकार के सेल्स से बनी रहती है, बनी होती है। एक तो बोलते हैं उसको सोमैटिक सेल, और दूसरा बोलते हैं जर्मिनल सेल। ये दोनों सेल्स की खासियत ये है कि सोमैटिक सेल्स जो है वो अपना अपना काम करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंशिएटेड, फुल्ली डिफरेंशिएटेड होते हैं। मतलब आँख का सेल हो गया तो वो आँख के मुताबिक काम करेगा। ब्रेन का सेल हो गया तो वो ब्रेन के मुताबिक काम करेगा। तो ऑल दीज आर द सोमैटिक सेल्स, और ये अपना अपना काम करते हैं, और ये दे आर गोइंग टू डाई आफ्टर सम टाइम। मतलब ये इंडिविजुअल के मरने के साथ में ये सोमैटिक सेल्स भी मर जाएंगे। बट व्हाट हैपन्स विद द जर्मिनल सेल्स? मैंने जैसा बोला आपको, यहाँ पे ये डिफरेंशिएटेड होते हैं। जर्मिनल सेल्स कभी डिफरेंशिएट नहीं होते, वो एक तरह से अनडिफरेंशिएटेड रहते हैं। वो उनकी प्लूरिपोटेंसी जिसको बोलते हैं, ये अलग अलग
सेल्स में उनका कन्वर्शन जो होता है, वो कन्वर्शन की जो एबिलिटी है वो जैसी की जैसी रखते हैं, बरकरार रखते हैं। तो ऐसे जो जर्मिनल सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं इनटू गैमेट्स, और ये मरते नहीं। ये बात ध्यान में रखो कि जब गैमेट, आपको तो पता है कि गैमेट्स का काम क्या है। ये गैमेट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये दूसरे गैमेट से फ्यूज होते हैं और जाइगोट तैयार करते हैं। मतलब क्या हो गया, ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट नया इंडिविजुअल तैयार करता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक प्रकार की लाइफ साइकिल है। तो इसमें जो गैमेट्स होता है वो कभी मरता नहीं, वो जाइगोट तैयार करता है, और ये जाइगोट हमेशा नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। मतलब ये सेल या ये गैमेट मरा क्या, ये कभी नहीं मरता। सो इसको बोलते हैं इमॉर्टल। तो जब जर्मिनल सेल्स क्या होते हैं, एक तरीके से इमॉर्टल होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है फ्रॉम जर्मिनल सेल्स, अब यहाँ पे अगर आप क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट देखेंगे ये इनका, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जर्मिनल सेल्स का जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है वो 2n है, और गैमेट्स का क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट क्या है, n है। क्योंकि ये जरूरी है कि दूसरा जो गैमेट है उसका भी n रहता है। जब ये दोनों मिलेंगे, दोनों फ्यूज हो जाएंगे, तब जाके जाइगोट बनेगा जो कि फिर से 2n होगा। इसका मतलब रिस्टोरेशन ऑफ अ क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द फ्यूजन बिटवीन द टू गैमेट्स। अब यहाँ पे आप समझ लो कि अगर ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट यानी कौन, ओवम, और ये हो गया स्पर्म। तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो जाइगोट बनेगा जो कि 2n है। मतलब ये जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ये फिर से माइटोसिस करके या मल्टीसेल्युलर एनिमल में परावर्तित हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गैमेट्स जो है वो तैयार हो रहे हैं। तो इसको बोलेंगे फ्रॉम जर्मिनल सेल्स फॉर्मेशन ऑफ haploid cells, that is called as a gamete, and this formation of gametes from the germinal cells, it is called as a gametogenesis. जेनेसिस यानी क्या, तो जेनेसिस यानी तैयार होना, गैमेट गैमेट, सो गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे ये जो जर्मिनल सेल्स हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में रहते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, तो अगर ये फीमेल है तो इसमें ओवरी होगी, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। अगर मेल है तो उसमें टेस्टिस होगी, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। और ये जर्मिनल सेल्स जो है वो यहाँ पे देखिए आप, अगर ये जर्मिनल सेल्स जो है वो अगर ओवम तैयार कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे oogenesis। और ये जर्मिनल सेल्स अगर मेल गैमेट तैयार कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस प्रकार this is how the gametogenesis is there. Now these are the points that we will discuss in next slides. First is the definition of oogenesis, then site of oogenesis, where it occurs, structure of ovary, कैसी ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो, significance of oogenesis, कि why this oogenesis is necessary,
देन प्रोसेस ऑफ oogenesis, कैसा प्रोसेस होता है, कैसे माइटोसिस और मियोसिस मिल के एक ओवम तैयार होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis। और सबसे आखिरी में हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis दैट वी हैव टू डिस्कस इन द forthcoming slides। See, this is the definition of oogenesis: formation of female haploid gamete। अब इसको बहुत सारे नाम भी दिए हैं, कोई प्राइमरी oocyte बोलता है, कोई ओवम बोलता है, कोई egg cell बोलता है। So formation of a female haploid gamete or egg cell from diploid oogonial mother cell, that is the definition of oogenesis। Then site of oogenesis occurrence, where it occurs. So this is the actual position of the ovary. Just below the belly button, the uterus is there, and on the either side of the uterus, या uterus के दो साइड से ये ओवरी, यहाँ पे इसको अगर एनलार्ज करते हैं अपन तो ये इमेज दिखती है। ये जो दिख रहा है पर्पल कलर में, दिस इज द ओवरी एंड दिस इज द साइट ऑफ एक्चुअल साइट ऑफ oogenesis। यहाँ के जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, इसके अंदर में ये सब प्रोसेस ऑफ oogenesis चलती है। तो देखेंगे इस प्रकार, ये जो दिस इज द ओवरी, एंड ओवरी में ये जो 1 2 3 4 5 नाम जो दिए हैं, वो अलग अलग follicular stages जो during the oogenesis, whatever the stages that takes place, या in the प्राइमरी oocyte और ओवम बोलेंगे, और प्लस मतलब जो मदर सेल है उसमें क्या होता है और फॉलिकल्स में क्या होता है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। सो दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम ऐसा है, ये जो है ये यहाँ जो लाइनिंग होती है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। तो इस प्रकार यहाँ पे ये ऐसे छोटे छोटे सेल्स ये लाइन रहते हैं। दिस इज ए जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जर्मिनल एपिथेलियम में से एक जो सेल है वो बन जाता है प्राइमरी oocyte। सो ये जो है ये प्राइमरी oocyte है, और इसके बाहर जो दिख रहे हैं आपको, ये जो सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर ग्रैनुलोजा सेल्स। ये जो दिख रहे हैं ये ग्रैनुलोजा सेल्स है। तो ये प्राइमरी oocyte, और इसके आजू बाजू में ये जो इन्होंने घेराव कर लिया इसको, ये ग्रैनुलोजा सेल्स ने, ये दोनों मिला के अब इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। तो ये जो है ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। अब इस ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल के आगे की कंडीशन कौन सी है, ये है प्राइमरी फॉलिकल। जब जो ग्रैनुलोजा सेल्स है, ग्रैनुलोजा सेल्स यही रहते हैं आजू बाजू में, ये सेल्स इसको घेर लेते हैं, तो इसको बोलेंगे फॉलिकल। सो अब ये जो फॉलिकल है अब ये ग्रो हो जाता है, मतलब ये जो ग्रैनुलोजा सेल्स हैं ये डिवाइड होते हैं माइटोसिस से, और ये एक एक लेयर के से दो लेयर के बन जाते हैं। तो यहाँ पे अपने को दिखेंगे ये दो लेयर तैयार हो गए, ये ऐसे। तो ये हो गया ग्रोइंग फॉलिकल, इसको बोलेंगे। अब ये फॉलिकल ग्रो होके फिर और टर्शियरी फॉलिकल बनता है। तो टर्शियरी फॉलिकल में आपको देखेंगे कि ये एंट्रल कैविटी या एंट्रम बोलते हैं इसको, ये अपनाएंगे अभी आगे जब अपन पढ़ेंगे, और आगे आगे की स्लाइड में देखेंगे तब ये पता चलेगा आपको। ये एंट्रम, और फिर ये एंट्रम हो गया, ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया, और ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल जिसको बोलते हैं। फिर इसका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने के बाद में ओवम तो निकल जाता है, पर ये जो फॉलिकल जो रहता है वो जो कि त्यों रहता है, तो इसमें थोड़े से कन्वर्शन होके ये येलो कलर का हो जाता है, इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो ये हो गया कार्पस ल्यूटियम। फिर कार्पस ल्यूटियम जब रिग्रेस हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, तो कार्पस अल्बिकेंस में कन्वर्ट होता है। तो ये सब अपन ये देखेंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो है ये फॉर्मेशन ऑफ एग।
So this is the whole formation of process of gamete, female gamete from the uh, uh, primordial germ cell. यहाँ पे ये जो है ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है. तो दिस इज नोन एज अ oogenesis. So this is the site of oogenesis. Now we will discuss about the significance of oogenesis. मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने पहले दूसरे स्लाइड में हमने देखा था कि इट ब्रिंग्स अबाउट हार्विंग ऑफ क्रोमोसोम्स. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. और इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल डिप्लॉयड नेचर ऑफ अ जाइगोट. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा देखा गया है कि जैसा जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं स्पर्म में और फीमेल ओवम में भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो जाइगोट होता है, रिजल्टेंट जाइगोट जो है, उसके अंदर में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं. तो ये जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो मेंटेन हो जाते हैं अपने आप जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ बीन फाउंड दैट कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्म में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं और ऐसा स्पर्म जब ओवम के साथ में फ्यूज होता है जिसके अंदर में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो जो रिजल्टेंट जाइगोट है वो 3n का हो जाता है. और ऐसा जो जाइगोट है, ऐसा देखा गया है कि ऐसा जो जाइगोट जो तैयार हो रहा है वो या एम्ब्रियो जो तैयार होता है ऐसे जाइगोट से, वो 3 मंथ से पहले ही अबॉर्ट हो जाता है. तो इस प्रकार जो अगर ये क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट अगर मेंटेन नहीं हुआ तो ये ऐसा जो मेल फॉर्म जाइगोट है ये 3 मंथ से पहले ही अबॉर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 + 23 + 23 69 क्रोमोसोम्स होंगे ये जाइगोट में. तो ऐसा जाइगोट जो है वो ज़्यादा देर तक पेट में जिंदा नहीं रहता है, वो अपने आप 3 मंथ्स के पहले ही अबॉर्ट हो जाता है. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ maintaining the 2n number of chromosomes. So then apart from this, it also ensures good start to a developing zygote as it contains all the ingredients required for the development of a zygote to embryo. तो जब भी स्पर्म जो है वो स्पर्म के अंदर में ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है, स्पर्म क्या करता है, न्यूक्लियस लेके आता है, इसके अंदर कोई भी प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं रहता है. बट एज कंपेयर टू द स्पर्म, देखिए स्पर्म जो होता है वो ओवम से 30 गुना छोटा होता है. सो यू कैन इमेजिन दैट कि यहाँ पे जो ओवम है उसके अंदर में उसके साइटोप्लाज्म में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स भरे रहते हैं जो उसके काम में आते हैं, क्योंकि जब स्पर्म फ्यूज हो जाता है इसके साथ ओवम के साथ में, तो जो जाइगोट तैयार रिजल्टेंट जाइगोट जो तैयार होता है वो रिजल्टेंट जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बनता है. और एम्ब्रियो बनने के लिए यानी मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो बोलेंगे हम उसको. अब ये मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो बनने के लिए उसके अंदर में ही इतने सारे प्रोटीन्स रहते हैं कि जो प्रोटीन्स उसको मल्टी सेल्यूलरिटी में काम में आते हैं, मल्टी सेल्यूलर बनने के काम में आते हैं, आगे के डेवलपमेंट के काम में आते हैं. इसलिए ये जो ओवम रहता है वो लार्ज इन साइज रहता है. So this is a product of ovum is a product of oogenesis, and that is what this is how that in a oogenesis a large ovum is created, which gives a good start to the
डेवलपमेंट ऑफ अ जाइगोट। अब आखिरी वाला जो है पॉइंट है वो ये, हमने इसको भी हमने डिस्कस किया है पहले, कि इसमें क्या होता है कि द इट क्रिएट्स म्यो, इसके अंदर में जैसा जब भी गमीटोजेनेसिस होता है या oogenesis होता है तो मियोसिस होता है। मियोसिस होते टाइम हमने कहा था कि मिक्सिंग ऑफ chromosomal segments that takes place in between the maternal and paternal chromosomes, and that's why the each and every gamete is a unique. So ऐसे यूनिक गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, और ये वेरिएशंस आर नथिंग बट द टूल्स फॉर इवोल्यूशन। बिकॉज वेरिएशंस कैसे हैं, एक तो पॉजिटिव रह सकते या निगेटिव रह सकते। पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो उसके काम में आ सकते हैं, और अगर वो काम में आते हैं वो इंडिविजुअल के, तो वो इंडिविजुअल फिट फॉर सर्वाइवल होता है एनवायरनमेंट में। और ऐसे पॉजिटिव वेरिएशंस के साथ में आने वाला इंडिविजुअल फिट फॉर सर्वाइवल है। और अगर उसके अंदर में कोई निगेटिव वेरिएशंस आए हैं तो ही दैट इंडिविजुअल इज नॉट फिट फॉर सर्वाइवल, और वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ऐसे ही एनिमल्स, ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहते हैं, रह पाते हैं, जिनके अंदर पॉजिटिव वेरिएशंस होता है। तो ये जो मियोसिस है, या with the help of this oogenesis, the individuals that are formed that carry the variations, and that variations are tool for evolution. So this is the significance of oogenesis. Now we will discuss about the process of oogenesis. Although it is a continuous process, at one point of a time it stops, but again it starts. So although it is a continuous, but for the sake of convenience, we have divided it into three phases: phase of multiplication, then phase of growth, and phase of maturation. So we will see one by one. See, this is a phase of multiplication, and in this phase of multiplication, oogonial mother cells divide and redivide by mitosis. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिस इज अ जर्मिनल एपिथेलियम, और ये जर्मिनल एपिथेलियम की ये जो सेल्स हैं इनको कहा गया है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, और ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आर नथिंग बट द स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स की क्या खासियत होती है, जो स्टेम सेल खुद रहता है वो जब डिवाइड होता है तो एक जो है वो खुद ही, मतलब एक जो है वो स्टेम सेल बना रहता है, और जो दूसरा जो तैयार होता है, ये दूसरा जो है ये oogonal मदर सेल बन जाता है, ताकि ये जो स्टेम सेल है जो बना रहा, ये फिर से और oogonal मदर सेल बना रहे। So this is how that these the oogonal mother cells, they remain, or these oogonal, the steady supply of oogonal mother cell that is there. अब ये जो oogonal mother cell है, ये oogonal mother cell it undergoes माइटोसिस। अब ये जो माइटोसिस है, जब फीमेल जो फीटस है, ये फीमेल फीटस जब थर्ड वीक में आता है, मतलब ये 3 वीक ओल्ड हो जाता है, तब ये माइटोसिस स्टार्ट होता है। और ये माइटोसिस तब तक चलता है, मतलब ये चलता है जब तक कि ये 7 मंथ तक ये चलता है। मतलब जो फीटस है वो 7 मंथ का होने तक ये माइटोसिस चलता है, और ये तैयार कर, ये अप टू, ये जो नंबर है ये नंबर हो जाता है तब तक 7 मिलियन। तो इसको अपन ग्राफ में भी देख देख सकते हैं, ग्राफ में यू विल अंडरस्टैंड बेटर। यहाँ देखो आप,
ये हो गया the number of oogonial mother cell in million. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8. अब ये टाइम जो है ये अपन वीक में और मंथ में बताएंगे ताकि अपने को ये हो गया 3rd वीक, 4th week, like this, and then this is in the week. ये इसको अपन यहाँ से 7, 8, 9 ये हो गया मंथ और यहाँ से हम लेंगे दिस इज अ birth of the female fetus और ये हो गया 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 5th, ऐसा करके ये आ गया 13th ईयर. तो ये जो है आगे का टाइम ये है ईयर. अब देखो आप, this is a phase of multiplication, and in case of phase of multiplication you can see here ये जो oogoneal mother cell है ये 7 मंथ तक, मतलब यहाँ तक जब तक कि 7 मंथ आता है तब तक ये इस प्रकार बढ़ते हैं और जैसे ही 7 मंथ का फीटस हो जाता है इसके जो oogoneal मदर सेल्स है वो कम होना चालू हो जाते हैं. तो वो कम कब तक होते हैं? जब at the time of birth this oogoneal mother cells reaches up to only 2 million. So अब ऐसा बोला जाता है, मतलब एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था जुकरमन. इसको बोला गया है जुकरमन्स डॉगमा. इनका कहना था कि there will be no addition of oogoneal mother cells after birth of female fetus. So ये 2 मिलियन जो नंबर है वो बर्थ के टाइम होता है. अब इसके बाद में there is no oogenesis or the multiplication phase that stops. So this is called as a Zuckerman's dogma in 1950.
Now these oogonial mother cells now increase in size, and this is known as a phase of growth. In case of amphibians, the size increase is tremendous, and these oogonial mother cells, they increase in size, they accumulate certain kind of nutrition in them, and this is known as a phase of a growth. This is known as a phase of a growth. So they accumulate some kind of nutrients in them. So this is a phase of growth, and these after that the phase of maturation starts. Now this oogonial mother cell, which has acquired a nutrient, it starts process of maturation. It undergoes a reduction division that is called as a meiosis 1. So now it becomes a primary oocyte. This is called as a primary oocyte. And this primary oocyte, as it starts and reaches up to the diplotin stage, the development of this primary oocyte is arrested. So by the time it reaches to puberty, at the time of birth, there are about these 2 million primary oocytes are there, and these primary oocytes now they are surrounded by the granulosa cells. These granulosa cells now together this, that means the primary oocyte plus these granulosa cells, these are now, it is called as a primary follicle. This is called as a primary follicle. Now as this 2 million primary oocytes, they again reduces. By the time this girl reaches up to the puberty, only about 60,000 to 80,000 primary follicles that are present in the ovary. Now, at this point, at the puberty, the hypothalamus starts to produce a gonadotropin releasing hormone, and this gonadotropin releasing hormone stimulates pituitary, anterior pituitary, to produce the follicle stimulating hormone. Now this follicle stimulating hormone starts or it stimulates the follicles to develop. So this, now this primary follicle or the cells surrounding the primary oocyte, these granulosa cells, they starts to divide and redivide, and this is how that these granulosa cell, layer of the granulosa cells increases. Now when two or more granulosa cells are there, it is the primary follicle is now called as a secondary follicle, is or it becomes a secondary follicle. So this is how that under the influence of a follicle stimulating hormone, this primary follicle is converted into secondary, then secondary into tertiary, and lastly into a Graafian follicle. And this Graafian follicle then ovulates, or we can say this Graafian follicle bursts and ovum comes out at the start of the menstrual cycle. So this is a phase of maturation. Now here, now we will start with this
the overall process of oogenesis. This, as I have told you, that oogenesis occurs in a female, and this oogenesis starts when the female is of only 3 week old. That means this female fetus, or this is known as a prenatal oogenesis. Prenatal means before the birth of the female child. In 3rd week of gestation, the primary germ cells that are present in the ovary of this female fetus, that starts to develop. तो बच्चा जब माँ के पेट के अंदर ही होता है, तो बच्चे के ओवरी में ये सारी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि प्राइमरी जर्म सेल्स, दीज आर द लाइनिंग्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम, और ये जो सेल्स है ये स्टेम सेल का काम करते हैं। और ये स्टेम सेल्स में खासियत ये रहती है कि जब भी ये डिवाइड होते हैं बाय माइटोसिस, ये 2 सेल्स तैयार करते हैं, डॉटर सेल्स। उसमें का जो एक सेल है वो जो के त्यों स्टेम सेल बना रहता है, और जो दूसरा सेल जो है दैट अंडरगोज अ माइटोसिस। एंड ये जो माइटोसिस है ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से ये स्टार्ट होता है। रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। जिसमें इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि बहुत सारे oogonal मदर सेल्स तैयार करना। तो मल्टीप्लिकेशन फेज के एंड में oogonal मदर सेल्स जो है वो तकरीबन, जैसा कि 3rd week ऑफ जेस्टेशन में ये स्टार्ट होता है, और 7 बच्चा माँ के पेट के अंदर 7 मंथ का होने तक ये जारी रहता है माइटोसिस, और तब तक ये 7 मिलियन तक जो नंबर है इसका चला जाता है। अब जब ये 7 मंथ का हो जाता है तो ये पीक आता है, और इसके बाद में ये 7 मिलियन जो नंबर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जब तक कि ये बर्थ का टाइम, मतलब 9 मंथ अपन पकड़ते हैं कि 9 मंथ में ये बच्चा बच्ची जो है ये माँ के पेट से बाहर आएगी, तब तक ये जो oogonal मदर सेल्स हैं वो रह जाते हैं तकरीबन कपल ऑफ मिलियंस, ऐसा एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, पर ओवरी। तो हमको बहुत से बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो आप अपने को एनसीईआरटी में जो लिखा है वही मानना है। तो 2 मिलियन पर ओवरी ये बर्थ के टाइम में रहते हैं। अब बर्थ के टाइम में क्या होता है एक्चुअली, जो oogonal मदर सेल्स है ये इनको इनको बोला जाता है कि these oogonal mother cells, they convert into a primary oocyte by accumulation of the nutrient material। और ये जो फेज है इसको बोला गया है ग्रोथ फेज। और इसी टाइम में जो ग्रैनुलोजा सेल्स हैं ओवरी में, वो ग्रैनुलोजा सेल्स ये प्राइमरी oocyte को घेर लेते हैं। तो ये घेर लेते हैं मतलब क्या, they surround the primary oocyte. So these granulosa cells, now these granulosa cells when they surround the primary oocyte, it is called as a primary follicle। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, जैसा कि बर्थ आते ये प्राइमरी फॉलिकल जो बर्थ आते आते ये तकरीबन 2 मिलियन पर ओवरी रहते हैं। और इनके अंदर में जो मैचुरेशन डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, तो ये प्राइमरी oocyte जो है वो स्टार्ट करता है मियोसिस 1। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मियोसिस जो है वो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मियोसिस जो है वो बना होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ 2 स्टेप्स।
फर्स्ट स्टेप है मियोसिस 1 और दूसरी स्टेप है मियोसिस 2। तो इसमें ये है कि जो सेकंड फेज है, सेकंड मियोसिस है, मियोसिस 2 जो है, ये मियोसिस 2 कभी भी माइटोसिस रहता है, और मियोसिस 1 जो है, जो हम बोलते हैं कि ये रिडक्शन रहता है, ये रिडक्शन डिवीजन है, मतलब यहाँ पे एक्चुअल क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। तो ये रिडक्शन M1 जो है वो रिडक्शन रहता है, और M2 जो है वो माइटोसिस रहता है। अब रिडक्शन होने के बाद में भी जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte कैसा है, इट इज हैविंग द 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब प्राइमरी oocyte डिवाइड होता है तो एक सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी तैयार होती है। तो इनके अंदर में अभी जो है वो क्रोमोसोम यहाँ पे डिवाइड होने की वजह से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। अब इसके अंदर में ये दोनों अंडरगोज M2, दैट इज मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 कैसा है, माइटोसिस है। तो सीधी सी बात है कि माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम रहता है, एन एन। यहाँ पे भी ये डिवाइड होगा और ये भी एन रहेगा, ये भी एन रहेगा। तो इस प्रकार जो मियोसिस है ये ऐसा M1 और M2 से बना होता है। तो यहाँ पे जब वो मियोसिस 1 स्टार्ट करता है प्राइमरी oocyte, इमीडिएटली डिप्लोटीन तक आते आते मियोसिस के स्टेप्स है, उसमें से एक स्टेप है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन तक आते आते ये स्टॉप हो जाता है, इसका जो आगे का जो डिवीजन है वो ये आगे वो नहीं बढ़ पाता है, दैट इज अरेस्टेड। इसको ये कंडीशन को बोलते हैं अरेस्ट हो जाना, रुक जाना। तो ये अरेस्ट हो जाता है, इट इज अरेस्टेड एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो बर्थ के समय, मतलब जब फीटस 9 मंथ का होता है तब बर्थ होता है, तो वो फीटस के अंदर में ये जितने भी प्राइमरी oocyte है वो अरेस्टेड कंडीशन में हो जाता है, रुक जाते हैं, मियोसिस 1 डिप्लोटिंग स्टेज में रुक जाते हैं। और अभी देखिए अब कैसी पोजीशन है कि बच्चे का बर्थ हो गया है, और बच्चे के ओवरी में ये सारे प्राइमरी फॉलिकल्स है। कितने प्राइमरी फॉलिकल्स है, 2 मिलियन पर ओवरी। ठीक है। अब और ये मैचुरेशन फेज स्टार्ट हो चुकी है, पर ये जो मैचुरेशन फेज स्टार्ट हो चुकी है वो कब, अब ये कब स्टार्ट होंगे, अब सब ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो सब मियोसिस 1 स्टेज में है। अब क्या हो जाएगा कि ओवुलेशन के समय, मतलब ओवुलेशन कब होगा, अब देखिए, अब यहाँ समझ लीजिए आप कि बच्चा 9 मंथ का है, फिर वो 1 साल का हो जाएगा, 1 साल के बाद में वो धीरे धीरे उसकी एज बढ़ेगी और वो 13 साल का हो जाएगा, बच्ची जो है वो 13 साल की हो जाएगी। अब ये 13th ईयर में, उसके एज के 13th ईयर में क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आती है। अब प्यूबर्टी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि जब भी प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है कि जो अपना जो हाइपोथैलेमस है, वो बच्ची का हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टार्ट कर देता है, चालू सिंथेसाइज करना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, काय के लिए, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके वो क्या करता है, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तैयार करना शुरू कर देता है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये उसकी, ये बच्चे की एज बढ़ रही है, बच्ची की एज बढ़ रही है, 13th ईयर तक आते आते यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स जो 2 मिलियन पर ओवरी थे ये और भी कम हो जाते हैं, ये और भी कम होके वो कितने हो जाते हैं, 60,000 to 80,000।
एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इतने ही रह जाते प्राइमरी फॉलिकल्स। तो यहाँ आते आते मतलब 2 मिलियन से ये कितने हो गए 60,000। ठीक है, ये समझ लो आप। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो तैयार होना शुरू हो गया। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेट फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना है या प्राइमरी oocyte को स्टिमुलेट करना चालू कर देता है। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स 15 से 20 फॉलिकल्स जो है वो डेवलपमेंट वो इसके इफेक्ट में आ जाते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के और ग्रो होना चालू हो जाते हैं। तो इनका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ जो बोलते हैं इसको बोलेंगे अपन प्राइमरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी इनटू ग्राफियन फॉलिकल। तो जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो ये जो 15-20 जो स्टार्ट हो गए थे डेवलपमेंट होने के लिए उसमें से कोई एक ही ग्राफियन फॉलिकल तक आ जाता है। अब जब ग्राफियन फॉलिकल तक आ जाता है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर और एक हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों मिला के ये ग्राफियन फॉलिकल में से ये जो सेकेंडरी, अब देखो कि ओवुलेशन के पहले फिर ये जो मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जस्ट बिफोर ओवुलेशन इसको बोला गया है कि जस्ट 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन ये जो मियोसिस 1 है वो कंप्लीट हो जाता है और मियोसिस 1 से मतलब ये जो प्रोसीजर है यहाँ की ये कंप्लीट हो जाती है और एक सेकेंडरी oocyte ये जो है ये सेकेंडरी oocyte तैयार होता है। ये सेकेंडरी oocyte और ये फर्स्ट पोलर बॉडी तैयार हो जाती है। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में से बाहर आ जाता है। अब बाहर आने के बाद में अब ये इसकी जो अब क्या हो गया, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है इसकी यूटेराइन लाइफ चालू हो, ये अब यूटेरस में आएगा। यूटेराइन यूटेराइन लाइफ चालू हो गई। अब यूटेरस में आने के बाद में अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन उसकी जो ये जो स्टेज है ये कंप्लीट हो जाती है। तो एट द टाइम जैसा ही स्पर्म एंटर करता है ओवम के अंदर में एक स्टिमुलस मिल जाता है ओवम को और ये जो सेकेंडरी oocyte है इट इज कन्वर्टेड इनटू ओवम एक और सेकंड पोलर बॉडी। तो इस प्रकार यहाँ पे जो मैचुरेशन फेज है वो कंप्लीट हो जाती है। सो दिस इज we can say that this is how that this process of oogenesis that takes place. See, this is a diagrammatic section view of ovary. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज a germinal epithelium and this germinal epithelium is lined by the primordial germ cells. अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वो मल्टीप्लिकेशन फेज में आते हैं और ये oogonal मदर सेल्स तैयार करते हैं। ये oogonal मदर सेल्स या माइटोसिस से जैसे ये oogonal मदर सेल्स तैयार होते हैं, दिस इज अबाउट दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन। ये बच्चा जब पेट में होता है, फीमेल फिटस जब पेट में होता है 3 वीक ओल्ड होता है तब से ये माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है और oogonal मदर सेल का पूल बना दिया जाता है। वो जब वो ये जो oogonal मदर सेल है 7 मिलियन तक बढ़ जाते हैं तो 7 मंथ के होते होते ये 7 मिलियन हो जाते हैं और जब बच्चा 7 मंथ का पेट में होता है बच्ची तो ये कम होना शुरू हो जाते हैं। तो बर्थ होते होते यानी बर्थ के समय में 9 मंथ का जब ये चाइल्ड पेट में होता है तब ये 2 मिलियन होते हैं पर ओवरी। अब ये जो oogonal मदर सेल है ये जितने भी बच्चे हुए हैं ये सब क्या हो जाते हैं, ये डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और ये डेवलपमेंट कहाँ कैसे होती है, तो ये
पहले तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल बना लेते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स उसके आजू बाजू में आके एक सिंगल सिंगल ओवोनियल मदर सेल को कवर कर लेते हैं। अब इसको बोला जाता है प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte जो है वो मैच्योरेशन फेज में एंट्री करता है। जैसे ही ये मियोसिस स्टार्ट करता है, मियोसिस 1 में डिप्लोटिंग स्टेज में ये रुक जाता है। तो जब अब इसको बोला गया है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल की खास बात ये रहती है कि जैसा ग्रैनुलोसा सेल्स प्राइमोर्डियल फॉलिकल में ऐसे ऐसा बोलेंगे कि कॉम्प्रेस टाइप के रहते हैं, इसको बोलेंगे स्क्वामस ग्रैनुलोसा सेल्स। ये बदल के क्यूबाइडल हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप इसको बोलेंगे हम प्राइमरी फॉलिकल। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स ये बर्थ के समय मैंने आपको बताया कि 2 मिलियन होते हैं। जैसे जैसे ये बच्चा जो है वो 1 साल का 2 साल का ऐसे बढ़ते बढ़ते प्यूबर्टी तक आता है। तो प्यूबर्टी तक ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ये और कम हो जाते हैं और नियर अबाउट 60,000 टू 80,000 रह जाते हैं। और ये आजू बाजू से ग्रैनुलोसा सेल्स ये जो ऐसे प्राइमरी फॉलिकल्स है ये बहुत कम हो जाते हैं। अब इसमें से जब पहला जब प्यूबर्टी जब ये बच्ची प्यूबर्टी को यानी 13 साल की हो जाती है तब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होना चालू हो जाता है और उसके साथ में ये प्राइमरी फॉलिकल्स की भी डेवलपमेंट चालू हो जाती है। तो अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स अब प्राइमरी फॉलिकल्स तो बहुत सारे हैं, तो 15-20 एक साथ डेवलपमेंट चालू हो जाती है। अब डेवलपमेंट जब चालू हो जाती है तो पूरे के पूरे 15-16 जो भी 15-20 जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स है वो पूरे डेवलप नहीं होते। उसमें से सिर्फ एक ही डेवलप होता है पूरी तरीके से ग्राफियन फॉलिकल तक या ओवम निकलने तक। यानी 15-20 भी शुरुआत भी हो गए तो भी एक ही ओवम निकलता है, बाकी जितने भी रहते हैं वो सब अट्रेटिक फॉलिकल्स में बदल जाते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं। अब ये जो कैसा डेवलप होता है तो अभी देखेंगे कि ये प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन शुरुआत होती है बढ़ना, वैसे वैसे ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है इनकी भी डिवीजन चालू हो जाती है। तो ये अभी 2 लेयर्ड हो गया, मतलब ये सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। अब ये कैसा पहचानते हैं कि यहाँ पे देखिए आप प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल लेयर रहती है प्राइमरी oocyte के बाद आजू बाजू में, पर यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल में 2-3 लेयर रहते हैं। अब यहाँ पे ये जो सेकेंडरी फॉलिकल था उसी में ये जोना पेलुसिडा फॉर्मेशन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जोना पेलुसिडा कौन तैयार करती है? तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स और प्राइमरी oocyte दोनों मिला के ये अपने दोनों के बीच में ये जोना पेलुसिडा तैयार करते हैं। जोना पेलुसिडा अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे जोना पेलुसिडा का तो सीधा सीधा ग्लाइकोप्रोटीनस स्ट्रक्चर रहता है। तो इस प्रकार ये टर्शियरी फॉलिकल में बदल जाता है। अब टर्शियरी फॉलिकल कैसे पहचानेंगे? तो टर्शियरी फॉलिकल की खास बात ये रहती है कि ऐसी छोटी छोटी एंट्रम जिसको बोलेंगे या एंट्रल कैविटीज ये तैयार हो जाती है फॉलिकल के अंदर, क्योंकि फॉलिकल ग्रोथ होता है, बड़ा हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर स्पेस तैयार हो जाती है और ये इसको बोलेंगे, ये स्पेस को एंट्रम बोलेंगे या एंट्रल फॉलिकल बोलेंगे या टर्शियरी फॉलिकल बोलेंगे। तो टर्शियरी फॉलिकल की खास बात ये रहती है कि उसके अंदर में ये एंट्रम रहता है। अब ये टर्शियरी फॉलिकल फिर से और बड़ा हो जाता है, तो अब इसको बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल की क्या खास बात रहती है? तो ये जो एंट्रम जो है वो बहुत बड़ा रहता है और ये एंट्रम के अंदर में एक ऐसा हिल नुमा एक ये ग्रैनुलोसा सेल्स का एक हिल तैयार हो जाता है, उसके अंदर ये प्राइमरी oocyte तैयार हो जाता है। तो अ, इस प्रकार ये ग्राफियन फॉलिकल तैयार हो गया। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से ये स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल तैयार हो गई, शुरू हो गई, तो ये स्टार्ट हो जाता है और 14th डे आते आते ये जो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये फ्लूइड का प्रेशर और ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स का जो लेयर है ये वीक हो जाता है, फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ये ओवम जो है वो बर्स्ट हो जाता है।
सॉरी फॉलिकल जो है वो बस्ट हो जाता है और ओवम बाहर निकलता है। तो ये 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये होता है। अब इसमें क्या है देखेंगे कि ओवम जो निकला बाहर उसमें क्या है, तो ओवम में सबसे पहले तो ये सेकेंडरी oocyte बन गया। अब ये सेकेंडरी oocyte कैसे बना, तो जैसा ये ओवुलेशन के पहले 24 आवर्स ये क्या हो जाता है कि इसके अंदर में जो मियोसिस यहाँ पे अरेस्ट हो चुका था डिप्लोटिन स्टेज में, वो कंप्लीट हो जाता है और ये जो रिडक्शन डिवीजन जो थी वो हो जाती है और ये सेकेंडरी oocyte तैयार हो जाता है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, जब भी ओवुलेशन होता है तो ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। अब सेकेंडरी oocyte है ये, और इसके आजू बाजू में ये जोना पेलुसिडा है, और जोना पेलुसिडा को लग के जब ये ओवम बाहर निकलता है तो ये जो सेल्स है ग्रैनुलोजा के, ये कुछ बाहर आ जाते हैं उसके साथ में। ये जो सेल्स है इनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना का मतलब है क्राउन। तो ये ओवम के ऊपर जैसे कोई क्राउन हो गया रहता है, वैसा ये सेल्स आजू बाजू में उसके रहते हैं, इसलिए इसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। तो ये हो गया, ओवम बाहर हो गया। अब इसके साथ क्या होता है, ये फॉलिकल के साथ क्या होता है, तो ये फॉलिकल जो है वो इस कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ल्यूटियम का मतलब है येलो, तो ये कार्पस का मतलब है बॉडी। तो ये जो है ये येलो बॉडी ऐसी तैयार हो जाती है जिसको बोला गया है कार्पस ल्यूटियम। अब अगर ये सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज होता है और इम्प्लांट होता है जाइगोट यूटेरस में, तो ये कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी में बदल जाता है और ये कार्पस ल्यूटियम पूरी प्रेगनेंसी का ख्याल रखता है। कैसे, तो ये प्रोजेस्टेरॉन तैयार करता है, सिक्रेट करता है। और वो प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन का मतलब ही ये है, प्रो मीन्स सपोर्ट करना, और जेस्टेशन मीन्स जेस्टेशन को सपोर्ट करने वाला हार्मोन, इसलिए उसका नाम दिया गया प्रोजेस्टेरॉन। सो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तैयार करना शुरू कर देता है, पर अगर ये ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि जेस्टेशन तो हो नहीं रहा, फीटस जाइगोट तैयार नहीं हुआ और जाइगोट यूटेरस में नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस डिजेनरेट हो जाता है, और उसको बोलेंगे कार्पस अल्बिकस। और ये कार्पस अल्बिकस धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये डायग्राम में सब स्टेजेस बताई गई है कि हाउ द डेवलपमेंट ऑफ दैट प्राइमरी oocyte is there and how that the follicles are generated। तो इसको यहाँ पे अपन देखेंगे कि प्राइमरी oocyte भी डेवलप हो रहा है, साथ में उसके आजू बाजू में जितनी भी ये ग्रैनुलोजा सेल्स है ये एज अ फॉलिकल ये भी डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस है इसको बोलते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस। तो जैसा कि फॉलिकल्स जैसा डेवलप होते हैं तो उसको फॉलिक्यूलोजेनेसिस बोलते हैं। तो इस प्रकार ये डिस्क्रिप्शन डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी का है। नाउ we will discuss about hormonal control of oogenesis. See, this hypothalamus is a part of our brain and is considered as a master gland. When puberty hits, the girl starts to produce the gonadotropin releasing hormone. This gonadotropin releasing hormone is responsible for stimulating anterior pituitary gland. Now, because of this stimulation, this anterior pituitary gland starts to produce two hormones, that is a follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. This follicle stimulating hormone is then starts, or we can see that हम अपने नाम से ही पता चलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना चालू कर देता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि
एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं, और ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो अरेस्टेड कंडीशन में रहते हैं, मियोटिक 1 में रहते हैं, ये सब दे आर वेटिंग फॉर द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जैसे ही प्यूबर्टी हिट होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होना चालू हो जाता है, तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। तो ईच साइकिल में 15-20 प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें से एक आगे बढ़ता है, तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये जो ग्रैनुलोजा सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और ग्रैनुलोज सेल का प्रोलिफरेशन होते रहता है। तो इस प्रकार प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में बदलता है, सेकेंडरी टर्शियरी में, और टर्शियरी ग्राफियन में। तो धीरे धीरे ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे ये ग्रैनुलोजा सेल्स भी बढ़ते हैं। अब ये ग्रैनुलोजा सेल्स जो है, ये एक हार्मोन सिक्रेट करना चालू कर देते हैं, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। So this estrogen is very important for development of secondary sexual characters in female. For example, widening of the hips, then pubic hair growth, then growth of the breast. All these are the characteristic features of a female, and that are due to the formation of estrogen. And ये एस्ट्रोजन जैसे जैसे बढ़ जाता है, जैसे जैसे इसकी लेवल हाई होती है, तो ये हाई लेवल क्या करती है, ये हाई लेवल एक पॉजिटिव फीडबैक देती है। टू हुम? पॉजिटिव फीडबैक टू द ल्यूटिनेजिंग हार्मोन, और निगेटिव फीडबैक टू hypothalamus and the pituitary to stop the synthesis of follicle stimulating hormone. तो इस प्रकार ये एट द सेम टाइम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम करती है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बढ़ा देती है। अब पॉजिटिव फीडबैक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को देने से क्या होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्यों बोलते हैं उसको, तो ल्यूटिन का मतलब होता है पीला, और उसको आइज मतलब होता है कि मेक टू मेक, तो ये पीला करने वाला है, ऐसा बोला गया है, पीला करने वाला हार्मोन। तो क्यों? क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, येलो बॉडी बनाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया। ल्यूटिन ग्रीक वर्ड है, ल्यूटिन का मतलब होता है येलो। सो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे जैसे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल्स को बर्स्ट करता है, और उसमें से जो उवम होता है, या सेकेंडरी oocyte बोलेंगे हम इसको, ओरिजिनली वो सेकेंडरी oocyte रहता है। ये सेकेंडरी oocyte ओवरी में से, ये ग्राफिन फॉलिकल में से रिलीज हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द एलएच सर्ज, इसको बोलेंगे हाई लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब होता है, हाईएस्ट पीक पे आता है, तो उसको बोलते हैं एलएच सर्ज। तो ये सर्ज यानी बढ़ना, ज्यादा होना। तो ये हाई पीक लेवल पे ये काम करता है कि ये ग्राफियन फॉलिकल्स को बर्स्ट करके उसमें से जो सेकेंडरी oocyte है उसको रिलीज करता है। ये हो गया 6th स्टेप। सो दिस इज हाउ दैट देयर इज अ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। इसके आगे का जो इसके बाद में जो कार्पस ल्यूटियम होता है, और वो कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी हुआ तो क्या होता है, वो अपन अपने अगले पॉइंट में देखेंगे, 3.4 में, जहाँ पे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टडी करनी है। ठीक है। Now we will discuss about some important questions about oogenesis. See, extrusion of first question है, extrusion of a second polar body from egg nucleus occurs dash ये 1993 का क्वेश्चन है। देखिए, ए ऑप्शन है आफ्टर एंट्री ऑफ अ स्पर्म बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, बी है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, सी है बिफोर एंट्री ऑफ अ स्पर्म, और डी है विदाउट एनी रिलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री। एक्सट्रूजन का मतलब क्या है कि बाहर निकालना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी कब होती है,
हमने देखा फर्स्ट पोलर बॉडी का जो ये है जस्ट बिफोर द ओवुलेशन, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी तैयार होता है। सेकंड पोलर बॉडी कब होती है? जब स्पर्म जो है वो एंट्री करना यानी फर्टिलाइज करता है ओवम को, तब। तो इसका आंसर है ए, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब जैसा ही एंट्री करता है तो उसका उसको स्टिमुलस मिल जाता है बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ स्पर्म, और the second polar body that is expelled from the ovum. So this is how the answer is A. And before complete, why ये क्यों बोला गया है कि बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन? क्योंकि अभी तक, मतलब जब तक वो स्पर्म जैसे ही एंट्री करता है तो उसका न्यूक्लियस जाके फ्यूज नहीं होता है ओवम के न्यूक्लियस के साथ में, जब तक वो फ्यूज नहीं होता है तब तक उसको फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है। देन एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन डैश डैश 1989 का क्वेश्चन है। बहुत बार रिपीट हो चुका है, अभी हमने अपने पूरे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। दैट इज अ सेकेंडरी oocyte stage. So this is ovulated secondary oocyte. So you can say answer is A. ये बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, प्राइमरी oocyte स्टेज नहीं है, ओगोनियल स्टेज नहीं है, या मैच्योर ओवम स्टेज नहीं। देन इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड आफ्टर, फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, बर्थ, प्यूबर्टी, फर्टिलाइजेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे सबसे ये आंसर है सी, फर्टिलाइजेशन। फिर ये एम्स का क्वेश्चन था, द फिगर गिवन बिलो शोज द सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी, सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क स्ट्रक्चर ए टू डी एंड इट्स फीचर। तो यहाँ पे ए प्राइमरी फॉलिकल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गमिट मदर सेल। तो ए को प्राइमरी फॉलिकल बोला गया है, बोल रहे वो। बी को बोलता है, बी इज अ कॉर्पस ल्यूटियम, इट कैन नॉट बी फॉर्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ। और सी को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ये हो गया सी जो ग्राफियन फॉलिकल है। मैच्योर फॉलिकल विच रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, ये सी को बोल रहे वो। और डी है टर्शियरी फॉलिकल, यानी ये जो है ये टर्शियरी फॉलिकल, a large number of these follicle degenerates during the phase from the birth to puberty। तो एक्चुअली ये जो डी है वो कैंसिल हो गया क्योंकि ये कार्पस ल्यूटियम है, और बी जो है ये बी कार्पस ल्यूटियम नहीं है, ये टर्शियरी फॉलिकल है। और ए प्राइमरी फॉलिकल है बट इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ गमिट मदर सेल, तो ये गलत है। ये प्राइमरी फॉलिकल को हम कभी भी ये नहीं कह सकते गमिट मदर सेल। गमिट मदर सेल्स ये है जो प्राइमर्डियल जर्म सेल्स जिसको बोलते हैं, अब ये है। तो इसका आंसर है सी, ग्राफियन फॉलिकल। ये देखिए सी ग्राफियन फॉलिकल है, एक बड़ी, उसके अंदर में एंट्रल कैविटी है, उसके अंदर में ये माउंड भी दिख रहा है, हिल क्यूमुलस ऊफोरस, और उसके अंदर में ये प्राइमरी oocyte बैठा हुआ रहता है। तो ये हो गया सी, इसका आंसर है सी, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल विच रप्चर्स टू रिलीज द secondary oocyte. Then atretic follicles are found in the, अब atretic follicles कहाँ मिलेंगे? हमने देखा कि कुछ 15-20 फॉलिकल्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, पर उसमें से सिर्फ एक ही आगे बढ़ता है, तो बाकी के क्या होते हैं? बाकी के सब एट्रेटिक होते हैं। तो ये सब कहाँ मिलेंगे? ओवरी में। तो इसका आंसर है ओवरी। फॉलिकल ट्यूब नहीं, यूटेरस नहीं, लेबिया माइजोरपी नहीं। आंसर है डी। So thank you very much for a patient hearing. Please subscribe to my YouTube channel, Bamu's Biogenius, and see my latest uploads. If you like my videos, please hit the like button, and uh, thank you. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Thank you.